हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के परिचय के माध्यम से इन सभी प्रश्नावली के सवालों को लगाने के लिए आपको जिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को याद रखना जरूरी है उसका डिस्कशन किया था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का विस्तृत रूप से हल देखेंगे। इस प्रश्नावली में जितने भी 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी एक एक क्वेश्चन का हल मैं आपको यहीं पे करके बताऊंगा, जिससे आपको इस प्रश्नावली में दिए गए सारे सवाल एकदम क्लियर हो जाएं। ये सभी वो सवाल हैं जिनको आपको क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है। इन सभी सवालों को एक एक करके हम लोग लगाएं। उसके पहले जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले उन कंसेप्ट को सीखें जिनका यूज इन सभी सवालों को लगाने के लिए होगा। वैसे तो इस प्रश्नावली में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन उनके लिए जो जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जो लोग इन संख्याओं के बारे में जानेंगे उनके लिए इस प्रश्नावली के सवाल को हल करना काफी आसान है। हालांकि इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन इसके पिछले वाले वीडियो में यानी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें हम लोगों ने किया था। वो वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास 9th मैथ सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में। जस्ट इसके पहले वाला ही वीडियो होगा लगभग 1 घंटे 17 मिनट का, जिसमें हम लोगों ने इन सभी संख्याओं के बारे में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो लोग इस वीडियो को देखे होंगे वो इन सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसमें जो कंसेप्ट है उसको सीखा ही था और साथ ही साथ इस प्रश्नावली में जितने भी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से भी किया था। तो जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे वो लोग इसका सॉल्यूशंस, इसका हल बड़े आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि उन संख्याओं के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लिया जाए ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए और इन प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी हो। चलिए यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको एक एक करके हम लोग हल करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में कि प्राकृतिक संख्या आखिरकार क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसका तात्पर्य इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस संख्या का नाम है प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि नेचर में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। हम लोग भी नेचर में ही हैं। पेड़, पहाड़, पौधे, झील, झरने, नदियां, महासागर, महाद्वीप, ये सभी प्रकृति के हिस्से हैं। तो इस प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं उसमें हम आप भी हो गए, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं वो भी हो गए। तो प्रकृति में उपलब्ध उन सभी चीजों को गिनने के लिए हम कुछ संख्याओं का उपयोग करते हैं। हम कुछ संख्याओं का उपयोग करते हैं। साथियों, उन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, कितने महाद्वीप हैं, तो आप लोग कुछ जवाब देंगे और वो जवाब डेफिनेटली एक नंबर होगा। पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं भैया। मैं आपसे फिर पूछूं कि इस पृथ्वी पे कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 10-12, जो भी आपके स्कूल में टीचर होंगे। तो प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं उनको गिनने के लिए हम लोग एक विशेष संकेत का यूज करते हैं। उन्हीं संकेतों को साथियों हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध चीजों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को आप लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप लोग इसको और छोटा लिखना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध सभी चीजों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनती की संख्याएं कौन सी हैं? आप लोग गिनती कैसे करते हैं? मैं आपसे पूछूं कि ये कितने गोले हैं, यही सेम एग्जाम्पल मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी दिया था। ये कितने गोले हैं? तो आप लोग गिनेंगे भाई 1 2 3 4, क्या है? 4 गोले हैं। तो आपने गिनने के लिए 1 2 3 ऐसे संख्याओं का उपयोग किया, अंकों का उपयोग किया। तो ये गिनती की संख्याएं कौन सी हैं? ये गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 और ये जाएंगी कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो गिनती की संख्याएं यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग 2 तरह से लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को आप सीधे लिख दीजिए कि भाई 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या का जो प्रतीक चिन्ह है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन मार्क है, डिनोशन मार्क है, वो कैपिटल एन है, बड़ा लेटर का एन। आप लोग समझे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं। प्रकृति में उपलब्ध सभी चीजों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती करने की संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन इसका हो सकता है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल एन है। तो ये था प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। अब ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? बिल्कुल आसान है। आप लोग समझ गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहे थे? प्राकृतिक संख्या कहे थे। और गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, हम लोगों ने इसी को कहा था क्या? प्राकृतिक संख्या। हम लोगों ने इसी को कहा क्या?
प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमको तो समझना है पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब हम लोग इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो भी सम्मिलित कर लेते हैं तब ये संख्या क्या बन जाती है? तब ये संख्या बन जाती है W, कैपिटल W, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनती की संख्याएं अर्थात 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं, ये हमारे पास पहले से ही थी। हमने क्या किया कि हमने इन्हीं संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया। जब हमने प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया तो हमें जो संख्या समूह प्राप्त हुआ यहाँ पे, हमने इसी को कहा कि भैया ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, आप लोग समझे कि पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो जो प्राप्त संख्या समूह होता है, प्राप्त संख्या परिवार होता है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल W है। ठीक है भाई, गिनती तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही। तो ये जो गिनती की संख्याएं थी ये जीरो के बिना क्या थी? अधूरी थी। तो हमने इसी जीरो को सम्मिलित कर लिया इन संख्याओं को पूरा करने के लिए। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो थी गिनती की संख्या वो क्या थी? जीरो के बिना इनकम्प्लीट थी, अपूर्ण थी। तो इसको पूर्ण करने के लिए हमने जीरो इसमें सम्मिलित किया, किसमें? प्राकृतिक संख्या में। और इसी संख्या समूह को हमने नाम दिया क्या? पूर्ण संख्या। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल W। आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होता है? एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। जब हम लोग गिनती की संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो भी सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या परिवार या फिर प्राप्त संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात एक दूसरा परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल W। चलिए आप लोग समझे पूर्ण संख्या क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे पास जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं। मतलब हमारे पास पहले तो केवल गिनती की संख्याएं थी यानी प्राकृतिक संख्याएं थी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हमने उसमें जीरो सम्मिलित किया तो ये बन गई क्या? पूर्ण संख्या बन गई। अब हमारे पास जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जीरो है, प्लस की भी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें माइनस की संख्याएं नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं संख्याओं में माइनस की संख्या भी ऐड करेंगे। जो हमारे पास जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हमने कहा था क्या? पूर्ण संख्या कहा था, कैपिटल W कहा था। लेकिन हमने इसी संख्या में क्या ऐड करने हैं? माइनस की संख्याओं को ऐड करना है। जैसे जीरो के पहले क्या आएगा? -1 आएगा, -2 आएगा, फिर -3 आएगा कहीं। ऐसे ऐसे ये चीजें चलती जाएंगी इधर और ये जाएंगी इनफाइनाइट तक। हम लोग इसी को कहते हैं I यानी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक यानी इंटीजर हम लोगों ने किसको कहा? हम लोगों ने कहा कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं पहले से ही हैं और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे? माइनस की संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो हमें जो एक नया संख्या समूह प्राप्त होगा यहाँ पे, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांकों को यानी इंटीजर्स को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूर्णांक आप देखेंगे 3 तरह के हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक शून्य है और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? एकदम आसान है। आप लोग कहेंगे कि जब पूर्ण संख्याओं में हमारे पास क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे कि जब पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं तो जो हमें नया संख्या समूह प्राप्त होता है, नया संख्या परिवार प्राप्त होता है, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं यानी पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। तो आप लोग समझे कि पूर्णांक क्या होता है। एक बार पूर्णांक का डेफिनेशन मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं तो जो हमें संख्या परिवार प्राप्त होता है या फिर लिखेंगे कि जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसी को हम लोग कैपिटल I बोलते हैं यानी पूर्णांक बोलते हैं। अर्थात एक तरीके से आप लोग और लिख सकते हैं, आप लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखेंगे यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक और उसके पहले माइनस की भी संख्याएं लिख देंगे। कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर आप लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांकों का प्रतीक चिन्ह कैपिटल I या फिर कैपिटल Z होता है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में जो समझ लेते हैं वो है परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे तेजी से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो इस पार्ट के परिचय का वीडियो है, जो इस पार्ट के इंट्रोडक्शन का वीडियो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्लास 9th मैथ के सोल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो जो होगा लगभग 1 घंटे 17 मिनट का, मैंने भी आपको बताया है। उसमें हम लोगों ने बड़े डिटेल में इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप लोग एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ वो इस प्रश्नावली के इन सभी सवालों को लगाने के लिए पर्याप्त होगा। चलिए हम लोग जल्दी से परिमेय संख्या को समझ लेते हैं, फिर इन सवालों पे आते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। आप लोगों ने यहाँ पर अब तक गिनती की संख्याओं को पढ़ा यानी 1 2 3 4। शून्य के बारे में समझा। हम लोगों ने गिनती की संख्याओं में जब शून्य सम्मिलित किया था तो उसको पूर्ण संख्या का नाम दिया था। फिर आपने पूर्णांकों के बारे में समझा। हम लोगों ने इन्हीं पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक पूर्णांकों को भी सम्मिलित कर लिया तो इसका नाम हमने दिया इंटीजर यानी पूर्णांक।
अब यहाँ पे एक ऐसी भी तो संख्याएं मिल सकती हैं आपको, फ्रैक्शनल वैल्यू 0.5 मिल सकता है, 1/2, 3/5, ऐसी भी संख्याएं आपको मिल सकती हैं। तो भाई इन संख्याओं का क्या नाम देंगे हम लोग? साथियों, इन्हीं संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? ये सभी तरह की जो संख्याएं हैं, मैंने कहा कि कुछ ऐसी ही संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप लोग देखेंगे कि ये संख्याएं एक विशेष रूप में लिखी हुई हैं। ऊपर एक पूर्णांक है, नीचे एक पूर्णांक है और बीच में एक बड़ी पाई है, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर बटा पढ़ते हैं, अपान पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं। अलग अलग लोगों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग 1/2 पढ़ेंगे, कुछ लोग 1/2 पढ़ेंगे, कुछ लोग 1/2 पढ़ेंगे। हाँ, अपने अपने तरीके से लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये संख्याएं जो है एक विशेष रूप में लिखी हुई हैं। ये 0.5 है, इसका मतलब 1/2 ही होता है। आप लोग जानते होंगे कि 0.5 का मतलब 5/10, 5/10 को हम लोग 5 एकम 5, 5 दूना 10 ऐसे करके 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये संख्याएं क्या है? एक विशेष रूप में लिखी हुई है। जैसे आप लोग इसको L/M की तरह मान सकते हैं, X/Y, P/Q, कुछ इस तरह की ये संख्याएं लिखी हुई हैं। जैसे ऊपर एक इंटीजर है, नीचे एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और बीच में एक पाई है। ऐसे कुछ है ना, P/Q के जैसा है। हम लोग इसको P मान लें अगर, और नीचे वाले 2 को Q मान लें, तो ये कुछ इसी तरह दिख रहा है, P/Q जैसा। तो हम लोग डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं परिमेय संख्या का। लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होता है कि Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, लेकिन जो Q का मान है वो 0 ना हो। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q का वैल्यू क्या हो? 0 ना हो। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? आप लोग समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का वैल्यू 0 ना हो, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 0.5 हो गया। अच्छा, 0.5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो 0.5 है इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं, और 5/10 का मतलब 1/2। तो 0.5 क्या है? एक परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह आप लोग कह सकते हैं कि जो सभी पूर्णांक हैं, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1, +2, +3, ऐसे ही सभी जो पूर्णांक हैं, माइनस के भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग ले लीजिए, ये सभी भी क्या होते हैं? ये सभी भी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सभी संख्याएं हैं इनको हम लोग P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 को आपको P/Q के रूप में लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 1 को 1/1 लिख सकते हैं, है ना। 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, ये सभी क्या हो गई? ये सभी भी P/Q के रूप में हो गई। तो जैसे ही ये संख्याएं P/Q के रूप में बनी, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। और 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। वैल्यू में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। मान में इसके कोई परिवर्तन होगा? बटे में 1 लगा देने से इसके मान में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। जैसे 3 को आप लोग 3/1 लिख दें तो कोई इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने P/Q के रूप में भी लिख दिया और वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं हुआ, तो ये संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। उसी तरह 0 भी है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 परिमेय है या अपरिमेय, बताइए। तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 को भी हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है, और ये P/Q के रूप में भी हो गया। और यहाँ पे Q का मान क्या है? 0 भी नहीं है। आप लोग देखेंगे कि P का मान जरूर 0 है, लेकिन Q का मान 0 नहीं है। Q का मान तो 1 है, तो यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही -1, -2 के बटे भी 1 लगाया जा सकता है। -3 होता है तो उसके बटे भी 1 लगाया जा सकता है। और इस तरह से सभी जो पूर्णांक हैं वो भी क्या हो जाते हैं? परिमेय संख्या हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया उन सभी संख्याओं के बारे में जो भी प्रश्नावली 1.1 में आपको मिल रहे हैं। आपने समझा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनको करना प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये सभी बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो एकदम एक ही जैसे हैं, तो ये बड़े आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक चार्ट है जो संख्याओं के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है। इस चार्ट को मैंने इस पाठ के परिचय वाले वीडियो से उठाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझा है प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर आ रही हैं? आप लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं। प्राकृतिक संख्या के गोले का रंग जो है पीला है, जो इस गहरे कलर के हरे वाले गोले के अंदर है, और ये जो हरा कलर है वो पूर्ण संख्याओं को दिखा रहा है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? हम लोग गिनती की संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लिए हैं, तो क्या बन गई हैं? पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। अब ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं किसके अंदर आ रही हैं? पूर्णांकों के अंदर आ रही हैं। तो पूर्णांक हम लोग किसको कहेंगे? जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं तो जो हमें संख्या समूह प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। फिर आप लोग ध्यान देंगे कि ये सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी पूर्णांक क्या हैं? वो परिमेय संख्याएं भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी के सभी पूर्णांक जो हैं उनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर -2 है तो इसको हम लोग
लोग माइनस का 2/1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये जो सभी के सभी पूर्णांक हैं इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ध्यान दिया? आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आ रही हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर, पूर्ण संख्याएं आ रही हैं पूर्णांकों के अंदर, और पूर्णांक सभी के सभी आ रहे हैं परिमेय संख्या के अंदर। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसी तरह प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। उसी तरह प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 5/2, 5/2 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। लेकिन वहीं पे आप लोग देखेंगे कि 0, 1, 2, 3 या फिर -3, -2, -1 ये पूर्णांक भी है और परिमेय संख्याओं में भी है। तो अगर आप लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है, और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन आप लोग अगर इसी चार्ट में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं, और सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा शेप है, सबसे बड़ा आकार है, वो है वास्तविक संख्या का, सफेद वाले गोले का, जिसके अंदर सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आज की इस प्रश्नावली को समझने के लिए बस इतना ही जानकारी काफी है, और डिटेल में आप लोग इसके परिचय वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में मैंने बड़े डिटेल से आपको इन सभी संख्याओं के बारे में समझाया है, और जो चार्ट आपने देखा उसको भी हमने बड़े डिटेल से देखा है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे उसको देखने के बाद, इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अभी जितनी भी चर्चाएं की हैं उतनी ही चर्चाएं काफी हैं इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तो हम लोग उन सभी फंडामेंटल्स को सीख लिए जिससे आपके लिए सभी क्वेश्चंस आसान हो जाएं। अब चलिए एक एक करके इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? अभी मैंने आपको बताया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है ये भी बताया। सेम वही क्वेश्चन है ये, बस आपको लिखने आना चाहिए। केवल आप लोग किस तरह से इसको एग्जामिनर के सामने लिखते हैं वो महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें 2 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क। फिर पूछ रहा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है। तो सबसे पहला इसका जो वाक्य है वो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसको कैसे बता पाएंगे जब आप लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले संख्याओं के बारे में रिविजन कराया है। तो परिमेय संख्या अभी मैंने बताया क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके और q का वैल्यू जो है वो 0 ना हो, तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? शून्य को क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। हम लोग शून्य को, अभी मैंने आपको बताया कि 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप लोग वही सेम चीज लिख देंगे, 0 0/1। हम लोग शून्य को 0/1 तो लिख ही सकते हैं, वैल्यू में इसके कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। और जैसे ही हमने किसी संख्या को, किसी नंबर को p/q के रूप में लिखा, वो संख्या क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपने कहा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शून्य को यहाँ पे p/q के रूप में लिख दिया, 0 बराबर 0/1 यानी p/q। और यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो q का वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो तो 1 है। अगर यहाँ पे q का वैल्यू 0 हो जाता तो ये परिमेय संख्या होता ही नहीं। इसमें जो सेकंड पार्ट था वो था क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जरूर इसको आप लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तभी तो परिमेय संख्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पे इसको p/q के रूप में भी लिखा और कारण भी दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बस समझने वाली बात है, कोई सवाल नहीं है। परिमेय संख्या को लेकर के आपके अंदर कितनी समझ है उसको परखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कुछ नहीं करना था इसमें, सवाल था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का वैल्यू 0 ना हो। तो आप लोग ध्यान देंगे कि क्या शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। और क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम लोग शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। इस तरह से शून्य जो है p/q के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके सोल्यूशन में, इसके हल में ये वाला आंसर लिख दिया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शून्य को p/q के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर दिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने इस पार्ट के परिचय वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए एक आसान तरीका है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक और जनरल तरीका देखेंगे इस सवाल को हल करने का। चलिए, यहाँ पे 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या बताना है। किसके बीच आपको परिमेय संख्या बताना है? 3 और 4 के बीच। कितना परिमेय संख्या बताना है? 6 परिमेय संख्या बताना है। अब 3 और 4 तो पूर्णांक हैं। 3 और 4 तो क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। तो क्योंकि हम लोगों को इन दोनों पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्याओं को बताना है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आसान होता है, हम लोग उसके बटे में 1 लगा देते हैं, मतलब p बटे q के रूप में उसको लिख देते हैं। 3 को अगर हम लोग p बटे q के रूप में लिखें तो हम लोग इसको 3 बटे 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू भी नहीं चेंज होगा और ये p बटे q के रूप में भी हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या भी हो जाएगा। उसी तरह 4 को आप लोग 4 बटे 1 लिख सकते हैं, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ 4 का और ये p बटे q के रूप में भी हो गया। अब इन दोनों के बीच हमको क्या करना है? 6 परिमेय संख्या बताना है। अब क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या बताना है, इसलिए हम लोग इसमें 6 से 1 बढ़ाकर यानी 7 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे। 3 बटा 1 और 4 बटा 1 दोनों में हम लोग 7 से अंश और हर में इसके गुणा करेंगे। क्यों 7 से हम लोग गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को इन दोनों के बीच यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 6 में हम लोग +1 किए, 6 में हम लोगों ने क्या किया? 6 में +1 किया। इस तरह से हमें 7 प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ पे उसी 7 से गुणा कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? 3 सते 21 और 7 एकम 7 और ये बन गया आपका 4 सते 28 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर प्राप्त हुआ, 21/7 और 28/7, जो इनडायरेक्टली यही है। 3 और 4 ही है। 7 त्रिक 21 3 आपको मिल गया और 7 चौक 28 4 आपको मिल गया। तो 21/7 3 है और 28/7 4 है। बस हम लोगों ने इसको अलग तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। अब आप आसानी से 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। आपने क्या किया? 3 और 4 के बीच यहाँ पे 6 परिमेय संख्या लिख लिया। तो इस तरह से आप लोग कहीं 2 दिए हुए संख्याओं के बीच कितने भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमेशा 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यहाँ पे एक संख्या रेखा है और वहाँ पे कोई 2 पॉइंट है 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच जो यहाँ संख्या रेखा पर संख्याएं होंगी, वो चाहे परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, वो अपरिमित रूप से होंगी, इनफाइनाइट रूप से होंगी, अनंत होंगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा यही हो। इसके अतिरिक्त भी आप लोग 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 3 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे मान लीजिए 3 के बाद 3.1 आएगा, फिर आएगा 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर यहाँ पे 3.6। इनको हम लोग आसानी से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 3.1 को हम लोग 31/10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हम लोग इधर खिसकाएंगे एक अंक के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 31/10 ही हो जाएगा। तो 3.1 को आप लोग लिख सकते हैं 31/10, 3.2 को आप लोग लिख सकते हैं 32/10, उसी तरह 3.3 को 33/10, 3.4 को 34/10, 3.5 को 35/10, 3.6 को 36/10। तो ये जो 6 संख्याएं आपने लिखी यहाँ पे, ये भी क्या है? ये भी 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आंसर कुछ और आया और यहाँ पे आंसर कुछ और आया। तो कौन सा इसमें सही है? दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है, ये सही है, या फिर ये गलत है, ये सही है। ऐसा नहीं है, दोनों आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं, यहाँ पे जो 6 संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ पे जो 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सभी की सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में ही हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। तो आप लोग किन्हीं 2 संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया भी आप लोग अपना सकते हैं चाहे तो। मैंने आपको समझने के लिए इसको लिखा है। समझ जरूरी है, विकसित होना, क्योंकि ये तो फार्मूला है एक तरह से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया? 3 और 4 2 नंबर आपको दिया हुआ था, इसमें कहा था कि भाई 6 परिमेय संख्या आपको बताना है। हमने कहा कि 3 और 4 को सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो आपने इसको 3 को p बटे q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया। इस 3 को आपने लिखा 3/1 और 4 को लिखा 4/1। फिर मैंने कहा क्योंकि आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं, तो 6 में आप लोग 1 जोड़िए यानी 7 हो गया, और 7 से 3/1 में और 4/1 में गुणा कर दीजिए। तो हमने 3/1 में अंश और हर में 7 से गुणा किया, 4/1 में भी अंश और हर में 7 से गुणा किया। तो हमको जो मिला वो क्या मिला? 21/7 मिला और 28/7 मिला। अब इन दोनों के बीच हम लोगों ने आसानी से 6 परिमेय संख्याएं लिख लिया। ये तो एक प्रक्रिया है किन्हीं 2 दिए हुए नंबर के बीच कोई XYZ परिमेय संख्या ज्ञात करने का। आप लोगों को अगर यहाँ पे 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो आप लोग क्या करते? सेम यही काम करते, बस केवल जो यहाँ पे आप लोगों ने 7/7 और 7/7 से गुणा किया है, यहाँ पे आप लोग 8/8 से गुणा करते। क्यों? क्योंकि आपसे 7 परिमेय संख्या पूछा गया था और मैंने कहा जितनी भी संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं उसमें +1 करके गुणा करना है। तो 7 अगर पूछा जाता तो आपने 7 में जब +1 करते तो क्या होता? 8 हो जाता। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे 8 से गुणा करते। यहाँ दोनों जगह आप लोग क्या करते? 8 से गुणा करते। तो यहाँ पे हो जाता 8 त्रिक 24/8 और यहाँ पे होता 32/8। फिर आप लोग आसानी से 24/8 और 32/8 के बीच 7 परिमेय संख्याएं लिख लेते। तो ये तरीका है किन्हीं 2 दिए हुए नंबर के बीच 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी आप लोग चाहें उतनी परिमेय संख्या ज्ञात करने का। और एक तरीका ये और है जो मैंने आपको बताया। अगर आप लोग इसका उत्तर आंसर शीट
सीट से मिलाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे कुछ और परिमेय संख्याएं दी हो, कोई और नंबर वहाँ पे दी हो इन दोनों के बीच, तो वो भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये क्यों सभी आंसर सही हैं? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि किन्हीं दो दिए हुए बिंदुओं के बीच अपरिमित रूप से संख्याएं हो सकती हैं, फिर चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। तो यहाँ पे 3 और 4 संख्या रेखा पर दो बिंदु दिया हुआ था, 3 और 4, और इसमें आपको केवल 6 परिमेय संख्या लिखना था, केवल 6। तो 6 परिमेय संख्याएं तो कुछ भी हो सकती हैं, वो ये भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो बिंदुओं के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्याएं हैं तो उनमें से आप लोग कोई भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 6 हो सकता है मैं ये परिमेय संख्या लिखा हूँ, आप लोग कुछ और लिखें, आपकी बुक का आंसर शीट यानी उत्तरमाला कुछ और लिखे। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग दिए हुए दो बिंदुओं के बीच एक ही तरह की परिमेय संख्याएं लिखें या एक ही तरह की अपरिमेय संख्याएं लिखें। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि किन्हीं दो दिए हुए बिंदुओं के बीच x परिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा एक ही तरह के नियम का प्रयोग कीजिएगा संख्याओं को निकालने के लिए, बस आपके पास समझ जरूर होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए अलग अलग व्यक्ति एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से लिख सकता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ पे संख्याएं पूर्णांक के रूप में लिखी हुई थी, यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में पहले से ही लिखी हुई हैं। तो हम लोग जो इसका सोल्यूशन है, हल है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दो संख्याओं को लिख लेंगे। मैंने कहा था सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसको लिख लेना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में दो संख्याएं दी हुई थी, 3/5 और 4/5, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी p/q के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम लोग इसको पुनः परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर केवल 3 और 4 होता तो हम लोग इसको जरूर p/q के रूप में व्यक्त करते, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया। क्यों हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते? क्योंकि हम लोगों को p/q के रूप की ही संख्या ज्ञात करनी है, हम लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको p/q के रूप में हमें व्यक्त करना नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें +1 करके जो दी हुई संख्या है उसके अंश और हर में गुणा कर देना है। तो हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यानी इन दोनों संख्याओं में हम लोग 6/6 से गुणा कर देंगे, इसके अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। क्या मिलेगा आपको? 6 × 18 और 6×5 = 30। यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 × 4 = 24 और 6×5 = 30। अब इन दोनों के बीच 18/30 और 24/30 के बीच आप लोग आसानी से 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 18/30 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर आपका 23/30। इस तरह से आप लोग 3/5 और 4/5 के बीच यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं लिख लिए हैं। तो ये तरीका होता है किन्हीं दो दिए हुए नंबर के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का। आप लोगों ने दो तरह का यहाँ पे सवाल देख लिया। इसमें दूसरा सवाल जो था वो बटे के रूप में नहीं लिखा हुआ था, वो पूर्णांक था और इन दोनों के बीच आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो आप लोगों ने सबसे पहले पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है, उसके बाद सेम वही प्रोसेस किया है जो आप लोगों ने इस वाले सवाल में किया है। यहाँ पे आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो आपने सबसे पहले 5 में 1 जोड़ा, 6 हो गया, और 6 से आपने 3/5 में और 4/5 में गुणा कर दिया, मतलब 6/6 से गुणा किया आपने, तो आपको मिला 18/30 और 24/30, और फिर आपने 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख लिया। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये चौथा सवाल है हमारा और यही अंतिम सवाल है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तीनों कथन हैं, आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है, और जो आपको उत्तर देना है वो कारण के साथ देना है। मतलब अगर ये कथन सत्य है या असत्य है तो क्यों सत्य है या फिर क्यों असत्य है वो भी आपको बताना है। तो चलिए इसको भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है सत्य है या असत्य है। आप लोग कैसे बता पाएंगे? जब आप लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है ना, और क्या होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, मैंने अभी आपको बताया। लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग प्राकृतिक संख्या को, यानी नेचुरल नंबर को, कैपिटल N। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? 1, 2, 3, 4 ... ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। यही गिनती की संख्याएं हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। फिर कह रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर, कैपिटल W। होल नंबर क्या होता है? जब हम लोग इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको यहाँ पे आसान सा उत्तर दिख रहा है, बताइए सत्य है या असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू हो रही है और जा रही है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और जो यहाँ पे पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है वो 0 से शुरू हो रही है और जा रही है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से इनफाइनाइट तक, वो पूर्ण संख्याओं में भी हैं, यानी जो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में सत्य। क्यों? आपको कारण भी बताना है ना, यहाँ पे कारण के साथ उत्तर देना है। आप लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि जो सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि
हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के संख्या परिवार में आती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के संख्या परिवार में आ रही हैं कि नहीं, एकदम आ रही हैं, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है कथन सत्य है असत्य, और आपको अपना उत्तर कारण के साथ देना है। तो हमने प्राकृतिक संख्या सबसे पहले लिखा, ये समझने के लिए हम लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग कहें प्राकृतिक संख्या। फिर हमने लिखा पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या क्या होता है, हम लोगों ने इसी प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित किया तो बन गया पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है सत्य या असत्य। हम लोगों ने देखा कि जो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं, मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का संख्या परिवार है, संख्या समूह है या फिर संग्रह है, वो पूर्ण संख्या के संख्या समूह में भी आ रहा है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। यही तो ये पूछा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, आपको बताना है सत्य या असत्य। पूर्णांक यानी इंटीजर, कैपिटल आई या फिर जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है इन माइनस इनफाइनाइट से, यानी माइनस के कुछ संख्याएं आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, -3 -2 -1 और 0 भी आता है यहाँ पे, फिर +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लिया, पूर्णांक लिख लिया। अब हम लोग पूर्ण संख्या को भी लिख लेते हैं नीचे। पूर्ण संख्या को किस रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, और पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हम लोगों ने यहाँ पे पूर्णांक भी लिख लिया और पूर्ण संख्या भी लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये सत्य है या असत्य, बिल्कुल ये तो असत्य है। कैसे असत्य है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, यानी 0 1 2 3 4 तो है ही, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 भी कह रहा है इसको कि एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। क्या माइनस का जो संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या में है, वो तो पूर्ण संख्या में नहीं है। और ये वही बात कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी सभी के सभी जो पूर्णांक हैं, वो कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या भी होती है। नहीं, केवल दो तरह के जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पूर्ण संख्या भी हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि शून्य और धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा असत्य। अब कारण इसका देंगे, कारण क्या होगा, कारण भी सिंपल है, लिख देंगे आप, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या थोड़ी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या थोड़ी है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और आप लोग इसके कारण में लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। आप लोग ऋणात्मक पूर्णांक की जगह किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 1 या फिर लिख सकते हैं माइनस का 2, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, आपको बताना है सत्य या असत्य, कारण के साथ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पूर्णांक लिखा, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप। फिर हम लोगों ने पूर्ण संख्या लिखा यहाँ पे कैपिटल W, पूर्ण संख्या मतलब गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, और 0 का सम्मिलित रूप। अब फिर क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लिया, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। हमने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पूर्ण संख्या है उसमें ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं है, और क्वेश्चन यही कह रहा था, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण इसका हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने कारण में क्या लिखा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक का नाम भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 या फिर माइनस का 2 माइनस का 3, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है इसका आंसर। असत्य क्योंकि माइनस का 1 या फिर माइनस का 2 माइनस का 3 पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जो चौथे का सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या यानी वो सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का वैल्यू वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कैपिटल W, ये होता है प्राकृतिक संख्या और शून्य का सम्मिलित रूप, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये होता है क्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, सत्य है असत्य, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, असत्य है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जब वो चार्ट में आपको समझा रहा था, आप लोगों ने वहां पे देखा था कि सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, और वही यहाँ पे कथन लिखा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही कथन लिखा हुआ है। तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। कैसे असत्य है, कारण के साथ भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई मान लीजिए 1/2 है या फिर 3/4 है, 5/2
2 है। ये सभी के सभी क्या है, p बाई क्यू के रूप में है और q का वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है, 2 4 2 है। तो ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आपका कथन कह रहा है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 0 है, उसके बाद 1 है, 1/2 तो बीच में कहीं आया ही नहीं। यहाँ पे 1/2 तो आया ही नहीं, 0.5। तो ये कथन ऐसे ही क्या दिख रहा है, असत्य दिख रहा है। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे असत्य। क्यों? आप लोग कारण में लिखेंगे क्योंकि आप लोग किसी एक परिमेय संख्या का नाम लिख सकते हैं, इसी में से किसी एक परिमेय संख्या का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप लोग चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, या फिर 3/4 लिख सकते हैं, या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं। चलिए 5/2 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। इस तरह से आपने कारण भी बता दिया। आपने कारण कैसे लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने समझा कि परिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1/2, 3/4, 5/2, ऐसे और संख्याएं भी हो सकती हैं। फिर हमने पूर्ण संख्या भी लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट तक। अब हमने देखा ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये तो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, कोई भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में तो है ही नहीं। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या में है। जैसे 0 है वो क्या है, वो परिमेय संख्या भी है। 1 है, एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 जो परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या भी है? वो तो पूर्ण संख्या नहीं है। 3/4 जो एक परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है? वो तो पूर्ण संख्या नहीं है। और क्वेश्चन यही लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हमने कहा नहीं, यानी असत्य। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या है हमने एक परिमेय संख्या का नाम लिखा, हमने यहाँ पे 5/2 लिखा। आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पे परिमेय संख्या एक लिख सकते हैं। हमने कहा क्योंकि 5/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, यही इसका कारण हो गया। अगर यहीं पे उल्टा लिखा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तब ये सत्य हो जाता। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने तीनों को भी कर लिया। और इस तरह का कई सारे क्वेश्चन हम लोग जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब देखे थे। तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसको देखने के बाद संख्या पद्धति को लेकर के आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होगा। और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के जो प्रश्नावली 1.1 के सवाल हैं उन सभी को हल कर लिया है। आई होप आप लोगों को सभी के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है किसी सवाल को लेकर के, किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, कोई कहीं डाउट नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग क्लास 9th का पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लास 9th मैथ के सभी चैप्टर्स के जितने भी प्रश्नावली हैं उनका हल ऐसे ही करेंगे एक एक करके, और परिचय के साथ मतलब इंट्रोडक्शन के साथ सभी कंसेप्ट सीखते हुए हम लोग सभी प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों का हल यहाँ पे करेंगे। तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में एक बेल आइकन आता है, घंटी आता है, उसको जरूर दबाएं और उसको दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। इससे क्या होगा, जो मैं वीडियोस नए डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग तुरंत उसको देख पाएंगे। तो चलिए बातें ज्यादा हो गई, अब हम लोग अगले वीडियो में संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। बाकी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, परिचय वाला वीडियो है, इसके पहले ही होगा प्लेलिस्ट में। क्लास 9th मैथ का जो हमारा प्लेलिस्ट है इस वीडियो के पहले ही वो वीडियो होगा, उसको जाकर के तब तक देखिए। आपका कंसेप्ट इस चैप्टर को लेकर के और क्लियर होगा और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में चीजों को समझाया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।